आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 4th चैप्टर जिसका नाम है रोगाणु उत्पादनी अध्याय। अब ये जो रोगाणु उत्पादनी अध्याय है यानी कि जो रोग हैं वो कैसे उत्पाद यानी कि कैसे जन्म लेते हैं, है ना? उनका ओरिजिन कैसे होता है इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। यानी कि अपन इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें बात करने वाले हैं यानी कि धारणी वेग और अधारणी वेगों के बारे में बात करेंगे। तो अधारणी वेग टोटल कितने बताएं आयुर्वेद में? तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ ना कि मैं अष्टांग की, यानी चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने कितने बताए? 13 प्रकार के अधारणी वेगों का वर्णन किया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जो चरक संहिता है उसका सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर न वेगान धारणी अध्याय है, वहां पर मिलता है कांस की जगह क्या मिलता है? उद्गार मानता है। जो चरक है मैंने लिख भी रखा है अपने नोट्स में कि चरक ने क्या बताया? कांस की जगह उद्गार। तो आप ध्यान रखना, श्लोक आपको ये याद रखना है, वेगान न धारियत, यानी नहीं धारण करना चाहिए इन वेगों को। ये 13 प्रकार के वेगों के नाम बता रहा है। वात वीण मूत्र, यानी वात वेग यानी अपान वायु होती है उस वेग को भी धारण नहीं करना। वीण, मूत्र, शव, त्रट, शुदाम, है ना? तो वीण माने मल, मूत्र हो गया, शव माने क्या हो गया? छींक, त्रट यानी प्यास, शुदा यानी कि भूख के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। फिर आगे क्या बोलता है? निंद्रा, कांश, श्रम, श्वास, यानी निंद्रा हो गई, कांस हो गई यानी खांसी, श्रम, श्वास। श्रम सांस क्या होता है? जैसे अपन कोई भी श्रम कर रहे हैं, है ना, परिश्रम करने के बाद जो सांस फूल जाती है उसको यदि आप रोकते हो तो क्या होती है? इसको श्रम सांस कहते हैं। फिर जंबा, अश्रु, छर्दी, रेतसाम, है ना, जंबाई हो गई। अश्रु यानी किसी के रोना आ रहा है लेकिन वो रोक रहा है अंदर ही अंदर। छर्दी यानी वमन हो गया, है ना। और रेतसाम, शुक्र की वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। तो ये टोटल कितने प्रकार की वेग बता रही है यहाँ पर? 13 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद यदि अपन आगे चलें तो डायरेक्ट इन वेगों के से कौन से सिम्टम्स मिलते हैं इनको रोकने से और इनकी चिकित्सा क्या है वो यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो देखो अपन डायरेक्ट इन श्लोक की बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट चलते हैं, अपने पास एक इंडेक्स है तो इंडेक्स से अपन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है मेजर क्वेश्चन आता है ना। रोगाणु उत्पादनी से यदि क्वेश्चन आएगा आपके तो डायरेक्ट आएगा 10 नंबर का, है ना, कि रोगाणु, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी स्पेशल वो अधारणी वेग दे देगा और पूछेगा कि इसकी चिकित्सा बताओ या फिर इसके लक्षण बताओ। तो इस प्रकार आपको 10 नंबर में आए तो इस प्रकार से इंडेक्स बनानी है। पहले तो कोटेशन लिखना है कि न वेगान धारियत, है ना, वात वीण मूत्र शव त्रट शुदाम अश्रु छदित साम, वो वाला कोटेशन लिखना है। तो वो वाली चीजें अपन इसके थ्रू समझेंगे, ठीक है, इंडेक्स के थ्रू। तो जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पीजी अकॉर्डिंग टू यूजी वो इसमें ही चर्चा करेंगे अपन। तो देखो अपान वायु जो होती है उसको यदि रोकोगे तो कौन से लक्षण आएंगे? तो देखो सबसे पहले गुल्म हो गया, क्या हो गया? गुल्म, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें अपन तो गुल्म हो गया, उदावत। अब देखो नीचे की जो वायु है ना, फ्लेटस जो वेग होता है उसको यदि अपन रोकते हैं तो क्या होगा? गुल्म। गुल्म मान सकते हो आप एक एसिडिटी से ले सकते हो पेट में, है ना। फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा कम पता होता है इस चीज के बारे में। तो गुल्म हो जाएगा। और रुक, उदावर्त रोग होता है। अब उदावर्त रोग कितने वेगों पर रोकने से होता है? ये क्वेश्चन पीजी में बहुत बेस्ट है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता ही है कि उदावर्त रोग किससे होता है। तो उदावर्त रोग अकॉर्डिंग टू चरक अकॉर्डिंग टू वाघ बट बात करें तो यहाँ पर आंसर जाएगा 6 वेगों को रोकने से क्या होता है? उदावर्त रोग होता है। लेकिन सुश्रुत क्या बोलता है? जो 13 प्रकार के वेग बताएं इन सभी को मैं रोक दूं या कोई भी इनमें से रोक दूं तो उससे उदावर्त रोग होगा, ऐसा सुश्रुत बोलता है। यानी 13 प्रकार के वेगों को रोकने से उदावर्त होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, उदावर्त रोग। फिर क्या होता है? नीचे के यदि वेग है दो बात वाला तो उसको यदि आप रोकते हो तो मल अवरोध होगा, है ना, मूत्र मूत्र अवरोध हो गया, फिर दृष्टिवध हो गया। अग्नि का नष्ट करता है, अग्नि को नष्ट करेगा क्योंकि नीचे का यदि अपन ये रोक रहे हैं, चाहे ऊपर की बात को रोक रहे हो ना, अपान वायु या उदान वायु को यदि आप रोकते हो तो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पर होता है? आपके स्टमक की जो एपेटाइट होती है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अग्नि का क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। गुल्म, उदावर्त रोग, तो आपको 3-4 लक्षण ये वाले याद रखने। फिर हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है किससे? अधोवात से, है ना। जो नीचे की यदि वायु निकलने वाली है और आपने रोक दी तो वो क्या हो जाएगा? हृदय रोग। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? देखो वात है तो वात की स्नेहन सेदन करवाना ही है। अब फल वर्तियाँ क्या होती है? जैसे एनिमा देते हैं अपन, सपोजिटरी देते हैं ना छोटे बच्चों को ताकि उनको फ्रेश होना आ जाए, है ना। तो ये फल वर्तियाँ हो गई, है ना। फिर वात नाशक आहार विहार उष्णोदक का पान करेंगे, बस्ती और अनुलोमन करवाएंगे। जो ऊपर चली गई थी वात जो वायु वो नीचे से निकालनी है तो क्या करेंगे अपन? अनुलोमन करवाएंगे। तो बस्ती दे दी, ये वात की चिकित्सा है, बस्ती, अनुलोमन चिकित्सा, उष्णोदक का पान करवाना, है ना। फिर आते ही पुरुष
पुरीश माने मल। मल के वेग को यदि आपने रोक दिया, तो कभी भी आप क्लास करते हो या क्लास में बैठे हो, यदि आपको फ्रेश होना आता है तो वहाँ पर आप रोक देते हो वेग को, तो क्या होता है, अक्सर आपकी पिंडियाँ हैं उसमें देष्टन होने लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी का क्वेश्चन फेवरेट है। पिंडी को देष्टन किसके कारण होता है, कौन से वेगों को रोकने से? तो पुरुष वेग, है ना, मल के वेग को रोकने से क्या होता है, आपकी काप मसल से वहाँ पर क्या आने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, पिंडिको देष्टन। फिर क्या है, प्रतिशायी शिरोरुजा वायु के ऊपर जाना, क्योंकि नीचे का यदि वेग रोक रहे हैं ना अपन, नीचे का एक तो अधो अपान वायु थी, अब क्या होगी, पुरुष का वेग रोक रहे हैं, वो भी एक नीचे का। अब नीचे का यदि वेग रोक लिया तो ऊपर ही जाएगी ना बात, तो वो ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, परिकर्तन। परिकर्तन यानी कि जैसे कैंची के काटने के समान दर्द होता है अपने, है ना, एनस वाले पार्ट में, तो परिकर्तिका बोलते हैं। तो पिंडिकोदेष्टन आपको परिकर्तिका दोनों याद रखना है, किसका लक्षण है, पुरुष अवरोध को, है ना। हृदय गति में अवरोध, मुख से वीट का आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख से वीट का आना, है ना, जैसे वोमेट वगैरह आएगी ना आपको, तो वो वाला लक्षण किसका है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करनी है, वर्ती लगानी है अपने को सपोजिटरी, ताकि नीचे से निकाल सकें। अभ्यंग अवगाहन करवाना है, स्वेदन, है ना, जो ऊपर वातवर्धक चिकित्सा है वो तो करनी ही है। ठीक है, और मल का भेदन करवाना है, यानी यहाँ पर अपन क्या देंगे, प्रमाथी अन्नपान सेवन करवाएंगे उसको। ठीक है, तो आप चिकित्सा में क्या लिखोगे, दोनों में सिमिलर मिल रही है वैसे, स्नेहन सेदन फलवर्ती वातनाशक, है ना, क्योंकि दोनों में यदि नीचे का वेग रोक रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट अपान वायु ही कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। ठीक है, फिर आता है मूत्र अवरोध। मूत्र अवरोध में क्या है, देखो, मूत्र का यदि वेग रोकते हो तो आप एक सपोज भी करना है इसके साथ स्टोरी को, कि मूत्र का यदि वेग है वो यदि रोक रहे हो तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको, अंग भंग मिलेगा। अश्मरी, देखो अश्मरी तो आप एक आइडिया लगा सकते हो, हाँ भाई मूत्र से रिलेटेड ही होगी ये तो। ठीक है ना, तो अश्मरी ध्यान रखना। और मेड्र यानी पेनिस और इंग्वाइनल रीजन, वंक्षण में क्या होगी, पीड़ा होगी, है ना, दर्द होगा। पेन इन पेन ऑन द साइड मेड्र एंड वंक्षण, है ना, इंग्वाइनल रीजन एंड पेनिस, दोनों में क्या होगा, पेन होगा। और वात एवं पुरुष को रोकने से जो लक्षण ऊपर बता रखे वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। अब क्या बता रहा, भोजन के पूरक और पाचन हो जाने पर अच्छे स्नेह यानी शुद्ध घृत का क्या करना चाहिए, उत्तम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, अवपीड़क घृतपान बोलते हैं। तो कई बार पीजी में पूछा गया है कि अवपीड़क घृतपान का सेवन कौन से वेगों को रोकने से चिकित्सा बताई गई है, तो क्या करोगे आप, मूत्र का वेग रोकने से। और पिंडिकोदेष्टन किसका लक्षण बताया था, पुरुष अवरोध का। ठीक है, तो अभी तक चिकित्सा में जो मेन मिलता है अपने को, अपीड़ित घृतपान का मिलता है कि कहाँ पर वर्णन किया गया है, कौन से वेग को चिकित्सा में, तो मूत्र का अवरोध रोकने से। बाकी सिम्टम्स है जो आप ऑब्जर्व करते हो खुद के साथ कि क्लास में हो और आपको मूत्र आ रहा है, आप रोक रहे हो उसको, तो क्या होता है, एकदम इंग्वाइनल रीजन पे पेन होने लगता है ना, और मेड्र में दर्द होने लगता है, और अंग भंग और अश्मरी जनित व्याधियां होने लगती है। ठीक है, चिकित्सा में कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, अपीड़क घृतपान करना है। क्या होता है ये, खाना खाने से जस्ट पहले और खाना खाने के जस्ट बाद एक एक चम्मच उसको घृतपान करवाते हैं, ये क्या कहलाता है, अपीड़क घृतपान कहलाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जो अपना रूट होता है मूत्र का वो क्लीन होता है, स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूत्र का जो वेग रोके थे अपन ने, उसकी वजह से होने वाले लक्षण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, 3 वेग पढ़ लिए। अब उद्गार, उद्गार कहाँ से आती है, ऊपर से ब्लीचिंग जो होती है ना, एकदम उद्गार, तो वो ऊपर से आती है। अब उसका यदि वेग रोक रहे हो आप, तो क्या होगी, आपकी एपेटाइट पर इफेक्ट करेगी, एनारोक्सिया हो जाएगा, है ना, अरुचि जिसको बोलते हैं, आप डायरेक्ट पेट पे इफेक्ट करेगा, ऊपर से यदि निकल रहा है और उसको मैंने रोक दिया, डायरेक्ट आपके स्टमक पे करेगा, और क्रैम्प्स आने लगते हैं, ध्यान रखना, है ना, कंपन होने लगेगा। और हृदय, क्योंकि आप ऊपर से रोक रहे हो, आपके स्टमक पे भी इफेक्ट कर रहा है, आपके हृदय पर भी इफेक्ट करती है दोनों चीजें। और नीचे का यदि वेग है उसको भी यदि रोक रहे हो तो कहाँ पर, स्टमक पे शो करेगा इफेक्ट, और आपके हृदय पर इफेक्ट शो करेगा। तो देखो, अरुचि, हृदय और उरर प्रदेश में अवरोध हो जाता है। तो उरर प्रदेश कौन सा है आपका, चेस्ट रीजन। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, और क्यों होगा, क्योंकि आपने रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं क्या कर दिया, अवरोध कर दिया। तो अरुचि, हृदय और उरर प्रदेश में अवरोध हो जाता है। अब देखो, सारे जीआईटी वाले लक्षण मिलेंगे, आद्यमान मिलेगा, कांस मिलेगा, हिक्का मिलेगी। तो ठीक है, तो कांस, हिक्का और आद्यमान। आद्यमान ये होता है कि जो आपकी अ, जो जठरा अग्नि वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, इसके कारण क्या है, खाना पचता नहीं, इसको आद्यमान बोलते हैं। ठीक है, इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, उद्गार की, हिक्का रोग के अनुसार ही चिकित्सा करते हैं, जैसे स्नेहन, स्वेदन, लवण मिश्रित तेल का अभ्यंग करवाना है, बाद में स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करवाता है। अर्थात स्वेदन से श्रोतशों में पिंडित कप पिघलकर कोष्ठ में आ जाता है, कहाँ पर आ जाएगा, कोष्ठ में आ जाएगा, जो पिघल कर, और जिसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। स्वेदन से श्रोतशों को मृदु होने के कारण वायु का अनुलमन होता है, तो वायु को मार्ग में गमन करने लगता है। ठीक है,
फिर क्या आता है देखो, छींक का वेग रोकने से। ठीक है, यदि किसी को छींक आ रही है और आप उसने एकदम, जैसे गर्ल्स करती है ना, अक्सर क्लास में बैठी है पूरा मुंह बंद कर लेकर छोटी सी छींक लेती है, तो वो वेग भी एक तरह रोकने की वजह से क्या होता है, क्या क्या रोग हो सकते हैं। वो छींक आई ऊपर, अब कहाँ जाएगी, वो नाक वगैरह से निकलने वाली थी जो, तो उसके कारण उसको रोक दिया, तो क्या होगा, शिरो अर्ती, हेडेक होने लगेगा। इंद्रिय दुर्बलता आ जाएगी, मज्जा स्तंभ जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पर स्टिफनेस आ जाएगी। अर्दित, फेशियल पैरालाइसिस का मोस्ट ऑफ कोज या इटियोलॉजिकल फैक्टर अपन कह सकते हैं अर्दित। अर्दित का जो कोज है, वो मेन कोज क्या होता है, छींक के वेग को रोकने से। कई कारण है, लेकिन इसमें से मेन कारण क्या होता है, छींक के वेग को रोकने से। ठीक है, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें अक्सर ये देखने को मिल रहा है अर्दित, है ना। तो इसमें क्या करवाना है, देखो धूमपान करवाना है अपने को, क्या करवाना है, तीक्ष्ण धूमपान करवाना है। फिर अंजन करवाएंगे, नश्य करवाएंगे, सूर्य की ओर देखते हुए छींकना चाहिए। अब देखो ये अच्छा इसकी चिकित्सा में आता है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, कि सूर्य की तरफ देखकर छींकना है। किसकी चिकित्सा बताई गई है, तो छींक की चिकित्सा बताई गई है। बाकी वात तो डोमिनेंट होगी, सही ना। तो स्वेदन, अभ्यंग, वात नाशक आहार विहार और भोजन के बाद घृतपान का सेवन। देखो इसमें भोजन के बाद क्या बताएं, घृतपान का सेवन बताएं। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब फिर तृष्णा है, यानी प्यासा मर रहा है, जैसे रेगिस्तान में चले गए, प्यास लग रही है, अब क्या होगा वहां पर, शोक, यानी शोष हो जाएगा, मुख सूख जाएगा, है ना, ड्राइनेस हो जाएगी। अंग साध, बधिरता, बधिरता मतलब बोल ही नहीं पाएगा, है ना, डेफनेस, यानी कि बिल्कुल ऐसा मुख सूख गया तो क्या बोलेगा वो। ठीक है, भ्रम होने लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसे चक्कर आएंगे उसको, भाई पानी पिला दो पानी पिला दो, लेकिन रेगिस्तान में थोड़ी पानी मिल सकता क्या। और हृदय रोग होगा उसको, ध्यान रखना, हृदय रोग आया है तृष्णा में। एक हृदय रोग कहाँ पर आया था पहले, ठीक है, हृदय रोग पहले कहाँ पर था, अपने उद्गार में भी था, हृदय रोग उत्पन्न हो जाएगा। और हृदय रोग कहाँ पर था, पुरुष का अवरोध करने से। और हृदय रोग कहाँ था, अपान वायु को रोकने से। ठीक है, तो ये सारा मैंने एक बार रिवाइज भी करवा दिया। फिर तृष्णा के वेग को रोकने से आप में बधिरता आई, शुष्क शोषता आई, है ना, भ्रम हुआ, तो इसकी चिकित्सा कैसे करोगे, अरे पानी पिला के करेंगे, ठंडा ठंडा पानी पिला के। तो शीतल आहार विहार करवाना है ना, शीतल चाहे पानी पिला दो या कोई द्रव्य है जिस उसको खिला दो, तो आहार विहार कैसा करना है, ठंडा ठंडा। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल वाला तेल मत लगा देना सिर में, है ना, वो वाला नहीं करना अपने को, बस क्या करना है, तृष्णा में पानी वानी पिलाना है उसको। ठीक है, फिर आती है शुदा, भूख लग रही है ना, जैसा कि गरीबों के साथ होता है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, उस समय उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शुदा का वेग रोकने से अंग भंग होगा। ठीक है, अंग भंग यूँ होता है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जब जैसे कहते हैं ना अपन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी बॉडी दर्द करने लग जाती है। तो आरएल वगैरह अपन चढ़ाते हैं उसमें, है ना। तो अंग भंग हो गया। अरुचि, अब इनडाइजेशन हो जाएगा ना, जब भूख लग रही है और आप खाना ही नहीं खा रहे, भूखे मर रहे हो, तो अरुचि तो हो ही जाएगी। ग्लानि, कृशता, पतला तो होगा ही सही आदमी, दुर्बलता आ जाए, शूल होगा उसमें, और इसमें भी भ्रम होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, भ्रम दोनों में आया, जल का वेग, यानी पानी का जो प्यास लग रही है उसका वेग रोका तो भी भ्रम हो गया, और खाना नहीं खाया तो भी भ्रम है, चक्कर आएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, कृष्णता आएगी, अरुचि होगी, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या चिकित्सा करोगे, अरे भाई उसको खाना तो खिलाएंगे, लेकिन कैसा, लघु खिलाना है, स्निग्ध खिलाना है, उष्ण, और थोड़ी मात्रा में ही भोजन करवाना है। ऐसे कहते हैं ना अपन, उपवास वगैरह करते हैं, व्रत वगैरह कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, अपन एकदम से बहुत हाई खाना खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में लघु आहार विहार करना चाहिए, है ना, और स्निग्ध उष्ण चीजें खानी चाहिए अपने को, अपने फास्टिंग वाली डाइट में। ठीक है, अब निंद्रा का वेग रोकने से क्या होगा भाई, निंद्रा का वेग रोकोगे आप, कि सो ही नहीं रहे हो, है ना, पढ़ाई के चक्कर में सो नहीं रहे हो, तो क्या होगा, जैसे या भले कभी एग्जाम है कल, और आप क्या करते हो, आज पूरी रात पढ़ते हो, तो क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं अगले दिन क्लास में जाकर, मूर्छा आने लगती है, एकदम मोह मिलता है, एकदम आंखों में तो नींद हो रही होती है, और सिर क्या हो गया, सिर और आंखें भारी भारी हो जाएगी, तो मुर्दा और अक्षी क्या हो गई, गुरुता है, आलस, लेजीनेस रहेगा ही सही, जम्बाई आएगी बार बार, अंग मर्द। अब ये सारे आपने ऑब्जर्व किए हुए हैं, तो वही तो लक्षण लिखे हुए हैं यहाँ पर भी। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, आपको लिखना क्या है एग्जाम में, हाँ ऐसे ऐसे सिम्टम। अब क्या करोगे, अरे भाई नींद नहीं ली तो उसको सुला दो, तो क्या करेंगे, सोना, है ना, और संवहन अभ्यंग वगैरह करके अच्छी नींद उसको दिला देनी चाहिए, ताकि वो क्या हो, सारे सिम्टम्स मिट जाए। फिर खांसी, कांस का वेग रोकने से क्या होगा, खांसी की वृद्धि होगी भाई, जिसको रोकेगा उसकी तो और ज्यादा वृद्धि होगी। और सांस, अरुचि, मैंने कहा था ना, देखो ऊपर से यदि मुख पे तुमने हाथ रखा है, जैसे खांसी आ रही तुमने हाथ रख लिया, स्टमक पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो श्वास, अरुचि और हृदय रोग, देखो हृदय रोग वापिस आ गया।
ठीक है। शोष और हिक्का के रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? कांचनाशक चिकित्सा करते हैं। ठीक है, बस आपको भी इतना ही लिखना है, कांचनाशक चिकित्सा। ये आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे थर्ड ईयर में जाने के बाद, वहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, कांच। और सेकंड ईयर में भी मिलेगा आपको देखने को। फिर आता है 10वें नंबर का वेग कौन सा है? श्रम से उत्पन्न श्वास। आपने देखे होंगे मजदूर दिन भर काम करते हैं, या ऐसा कोई रनर जो रनिंग करके आया है और उसकी सांस फूली हुई है और वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है एकदम सांस, तब क्या होता है उसमें? यदि वो ऐसा करता है तो क्या होगा? गुल्म होगा, हृदय रोग होगा और मूर्छा आ जाएगी। ठीक है, तो मोह यहाँ पर भी आया, हृदय रोग आया। ठीक है, और गुल्म ध्यान रखना फर्स्ट वेग में आया था अपान वेग को रोकने से, अब आया है श्रम के उत्पन्न वेग को रोकने से। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? बस उसको कहते हैं ना अपन, शांति से खड़ा हो जा, तू थोड़ी देर बैठ जा, विश्राम कर ले, और वात नाशक कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वात बढ़ चुकी है। ठीक है, तो श्रम से उत्पन्न श्वास की चिकित्सा में विश्राम और वात नाशक चाहिए। जम्बाई, उबासी आ रही है और आप रोक रहे हो, है ना, तो क्या होगा? छींक के वेग को रोकने से होने वाली व्याधियां जो ऊपर बताई थी ना वो, और क्या उत्पन्न होगा? शिरोवेदना, इंद्रियों में दुर्बलता, मन्या स्तंभ और अर्दित। देखो मन्या स्तंभ और अर्दित पहले भी आ गया। ठीक है, पहले कहाँ पर आया था आपको बताएं? मन्या स्तंभ और अर्दित छींक के वेग को रोकने से आ गया था। ठीक है, अर्दित और मन्या स्तंभ, इंद्रियों में दुर्बलता। अब ये की यही चीज कहाँ पर आ रही? जम्बाई में आएगी। ठीक है, तो सभी वातनाशक चिकित्सा करते हैं यहाँ पर। जो वातनाशक चिकित्सा होती है ना, बस्ती देनी, स्नेहन करवाना, स्वेदन करवाना, तो ये सारी वातनाशक चिकित्सा होती है। अब देखो अश्रु, अश्रु मीन्स टीयर्स, यानी रो रहा है कोई, लेकिन ये रो नहीं पा रहा है। जैसे कहते हैं ना, दिल तोड़ दिया तूने सनम, लेकिन बेचारे वो अधमरे रोने वाले हो जाते हैं, ना तो रो पाते हैं न वो आंसू बहा पाते, किसके आगे बहाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि उनके जो रोक रहा है ना, वो आंसू निकलने ही नहीं दे रहा, तो उसमें क्या होगा? सर्दी जुकाम हो जाते हैं उसे, पीनस। ठीक है, पीनस हो गया। और नेत्र, शीर और हृदय रोग में क्या हो जाएगा? हृदय रोग, देखो हृदय रोग वापिस आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेत्र और शीर क्या हो जाएंगे? भारी भारी हो जाएंगे, हृदय रोग हो जाएगा। मन्या स्तंभ आ गया वापिस, ध्यान रखना। तो मन्या स्तंभ कहाँ कहाँ आया? ठीक है, आप कमेंट करके बताना मन्या स्तंभ कहाँ कहाँ आया मुझे। और उसके बाद देखो अरुचि, अरुचि हो जाएगी। कभी रोते हुए को नहीं देखा, मतलब रो नहीं रहा बेचारा, लेकिन रोना चाह रहा है, तब उसमें क्या होगी? भूख भी नहीं लगती, है ना। प्यार के मारों में अक्सर देखने को मिलते हैं ये लक्षण। पीनस हो गया, हृदय रोग हो गया, मन्या स्तंभ, अरुचि, भ्रम, देखो भ्रम वापिस आ गया, और गुल्म आया है तीसरी जगह। ठीक है, और रोग की उत्पत्ति होती है तो कौन से? पीनस, हृदय रोग, मन्यास्तम, अरुचि, भ्रम और गुल्म देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? शयन करवाना है, मद्यपान करवाना है, देखो। ठीक है, और प्रिय कथा, प्रिय कथा मानी जो उसके मन के अनुसार लगे। ठीक है, अब देखो साला गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, है ना, चली गई तो क्या है? वो रोना तो चाहेगा पर रो नहीं पाएगा, अश्रु का वेग रोकेगा। अब उसमें क्या है? पीनस होगा। ठीक है, अरुचि हो जाएगी और गुल्म रोग, ब्रह्म होगा, हृदय रोग होगा। हृदय का तो रोग है ही सही ना, तो ये रोग देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करवाना है? उसको कहते हैं ना भाई सो जा, स्लीप वगैरह। जैसे कोई पागल वगैरह भी हो जाते हैं ऐसे लड़कियों के चक्कर में, तो क्या होता है? उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसे नींद की गोलियाँ ही देता है, सेडेटिव वगैरह। फिर क्या करवाते हैं? नहीं मान रहा तो उसको दारू पिला दो। ठीक है, मद्यपान करवा दो। और यदि फिर भी नहीं मानता तो अपन कहते हैं भाई यार तू सही है वगैरह, उसके मन के अनुकूलित ही बातें उसको करते हैं, प्रिय कथाएं करते हैं उसके अनुसार, है ना। तो ये वाली चीज पूछ रखी है, प्रिय कथाओं का सुनना किसकी चिकित्सा बताई है? तो अश्रु वेग से रोने, जो रोग उत्पन्न होते हैं उसकी चिकित्सा बता रखी है ना। शयन तो आप करवाओगे सही, शयन कहाँ पर करवा रहे थे? निंद्रा के वेग को रोकने से भी बता रहे थे। ठीक है, और मद्यपान का सिर्फ इसी में आता है, ध्यान रखना, है ना। ये यहाँ पर पीजी के क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद आता है छर्दी। छर्दी बोलते हैं वमन का वेग यदि आ रहा है, जैसे वोमिट हो रही है बस में, लेकिन आपने हाथ रखा और रोक ली एकदम, तो देखो ध्यान रखना, वमन का वेग यदि रोक लिया, मान लो आप वमन भी करवा रहे हो और वमन का अयोग हो गया, तो वहां भी सारे स्किन डिसीज आपको मिलेगी। जैसे विसर्प इज कॉल्ड स्किन डिसीज, कोट आप जानते ही हो, कोट को चकते वगैरह बन जाते, कुष्ठ, कुष्ठ एक ऑल स्किन डिसऑर्डर को ही कुष्ठ बोल दिया यहाँ पर। नेत्र में खुजली, पांडु, ज्वर, कांस, श्वास, ये ध्यान रखना, ज्वर, कांस, श्वास होगा, खुजली चढ़ेगी नेत्रों में, हल्लास, और व्यंग, व्यंग भी क्या है? ब्लैक डार्क सर्कल हो जाते हैं ना वो, और शव्यतु, शोध उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखना, स्किन डिसऑर्डर जितने भी नाम याद आ जाए आपको लिख देना इसमें। अब इसकी क्या चिकित्सा करवा देते हैं भाई? उल्टी नहीं हो रही तो पहले उल्टी करवा दो, तो गंडूस, धूमपान, लंगन वगैरह, रुक्ष, आड़ व्यायाम, पुनः वमन करवाना है, इनका सेवन करवाने के बाद वमन करवा दो। फिर व्यायाम, रक्त स्त्रावण करवा दो, यानी रक्त मोक्षण करवाना है उसमें, और विरेचन करवाओ। यानी यहाँ पर दोनों प्रोसेस करवाई आपने, एक तो वमन करवा दी और विरेचन करवा दी। ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं, शुक्र का वेग यदि रोक रहे हो आप, देखो है ना, शुक्र का वेग यदि रोक रहे हैं, रेतस कहते हैं इसको, तो क्या उत्पन्न होगा। देखो यहाँ पर 14 नहीं है टोटल, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है कि दोनों बता दिए इसने, चरक का भी ले लिया और वो भी ले लिया, क्योंकि यहाँ अपना अष्टांग हृदय तो क्या मानता है, कांस की जगह उद्गार मानता है। लेकिन इसमें मैंने आपको कांस भी पढ़ाई है ना, ये वाला भी पढ़ा है। तो कांस ही पढ़नी है आपको, उद्गार नहीं पढ़नी। उद्गार जो मैंने बताया था ना, जैसे ये, तो ये सिर्फ इसने माना है, चरक ने माना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर टोटल काउंटलिंग कितनी हो रही है, 14 हो रही है। तो आपको तो सिर्फ 13 ही पढ़नी है, और 13 में भी ध्यान रखना चरक ने क्या माना है और वाग्भट क्या मानता है। तो शुक्र का वेग यदि रोकोगे, ठीक है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, गुह्य प्रदेश में वंक्षण में वेदना होगी, यानी कि इंग्वाइनल रीजन, जो अपना पेनिस जहाँ पर स्थित है वहाँ पर क्या होगा कि और इंग्वाइनल रीजन में वेदना होगी। ठीक है, शव्यतु शोध उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर, ज्वर, हृदय में पीड़ा, देखो हृदय में पीड़ा होगी, मूत्र संग हो जाएगा, और अंग भंग और वृद्धि, वृद्धि बोलते हैं किसको, हाइड्रोसील को बोलते हैं, है ना। और अश्मरी, अश्मरी पहले कहाँ आया था बच्चों, बताना, देखें कमेंट करके, है ना। और षड्ता, षड्ता होती है इम्पोर्टेंसी, देखो जो कर ही नहीं रहा उसको जो दिया गया है ना, सीमन को रिलीज करना, वैसे तो नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में तो साफ जग मना कर रखा है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ब्रह्मचर्य का सेवन करते करते ही लोगों में क्या आ जाती है, इम्पोर्टेंसी आ जाती है। ठीक है, षड्ता आ जाती है, तो ये लक्षण थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वृद्धि, अश्मरी, है ना, ये चीज़ें। अब इसकी चिकित्सा क्या है, ताम्रचूंडे, ताम्रचूर्ण बोलते हैं किसको, मुर्गे का मांस खिलाना है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रचूर्ण मांस का सेवन किस में करवाते हैं, तो शुक्र का वेग को रोकने से जो उत्पन्न रोग हुए हैं उसमें करवाते हैं। ठीक है, अभ्यंग अवगाहन आदि तो करवानी है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी चिकित्सा में ताम्रचूर्ण का मांस करवाना। फिर देखो आगे आती वेग रोगी, जो वेग अवरोध किया उसकी चिकित्सा का निषेध क्या है। तो देखो यहाँ पर अधारणी वेगों को धारण करने वाले रोगी यदि प्यास और शूल से पीड़ित हो, तो जिसमें धातु क्षीण हो गई हो, तो वमन में मल आता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए भाई, वेग का अवरोध। तो देखो यदि प्यास और शूल, है ना, प्यास और दर्द से क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, धातुएं क्षीण हो गई है, और वमन में भी मल आ रहा है, तो उसकी चिकित्सा भी मत करो, असाध्य हो जाता है वो रोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर आता है रोगों के सामान्य कारण क्या होते हैं, सभी प्रकार के रोग क्या होते हैं, वेगों को रोकने से मैक्सिमम रोग क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली अपन कर रहे हैं। तो ये कई बार लाइन आ जाती है इसकी एग्जाम में कि रोगा सर्व अपि जायते वेग, तो यहाँ पर वो डैश डैश करके दे देता अपने को। ठीक है, तो रोगा सर्व अपि जायते, किससे रोग उत्पन्न होते हैं, वेगों को रोकने से, धारण करने से। तो वेगो दीर्ण धारणे, वेगो उदीर्ण धारणे, वेगों को धारण करने से, जो वेग है उनको धारण करने से। ठीक है, उसके बाद देखो अपन डायरेक्ट चलते हैं कोटेशन नंबर 24 नंबर पे, कि धारणी वेग कौन से हैं। आपको अधारणी वेग 13 प्रकार के बता दिए, अब धारणी वेग कौन से हैं। तो धार्येत सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादीना नाम जितेन्द्रिय। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए कि धार्येतु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च, प्रत्य मानी मरने के बाद, यानी इस लोक और परलोक में हित चाहने वाले व्यक्ति को जितेन इंद्रिय, यानी अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। फिर क्या बोला, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि को जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये 10विध पाप कर्म में भी आता है, वैसे आप ये भी कह सकते हो 10विध पाप कर्म को रोकना, या लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य। मात्सर्य किसको बोलते हैं, दूसरे की प्रसन्नता से ईर्ष्या करते हैं, है ना, तो दूसरे को खुश हुए देखते हुए अपने को, अपने आप में ईर्ष्या करने लगते हैं, वो मात्सर्य कहलाता है। तो इन वेगों को आपको रोकना है। राग, राग माने प्रेम आदि को रोकना है। तो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि को क्या करना है, आपको जीतना है। इससे क्या होगा, धार्यतु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च, इस लोक में तो सुख मिलेगा ही सही, लेकिन परलोक में भी क्या होगा, सुख मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, धारणी वेग का 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछता है धारणी वेग कौन से होते हैं। तो धार्यतु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च, डायरेक्ट श्लोक लिखना आपको कि लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि नाम जितेंद्रिय, इनको जीतना चाहिए। ठीक है, मलों का शोधन, समय अनुसार मलों का शोधन करते रहना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में संचित होने पर ये क्रूर होकर जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो यथा काल मलानाम शोधन प्रति,
आपको क्या करना चाहिए, यथाकाल जो काल है, मतलब जैसे बसंत ऋतु में कम का शोधन करो, है ना, शरद ऋतु में पित्त का शोधन करो, तो वो वाली जब भी टाइम आता है उसमें क्या करवा लेना चाहिए, आपको मलों का शोधन करवा लेना चाहिए। यदि नहीं करवाओगे तो क्या होगा, वो आगे प्रकोपित हो जाएंगे। फिर आता है संशोधन चिकित्सा का महत्व क्या है। जो आप शोधन देखो, दो प्रकार की चिकित्सा होती है, एक तो शमन होती है, यानी दोषों को वहां पर ही क्या करना, शमन करवाना, साम्य स्थिति पे लाना। और शोधन मतलब क्या होता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकालना, है ना, ताकि क्या हो, वापिस वो नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक में भी सेम कोटेशन आता है, दोषा कदाचित कुप्यते जिता लंघन पाचने, ये तू संशोधने शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव। यानी क्या बोल रहे हैं कि दोष क्या है, जो कदाचित कुप्यते चिता लंघन पाने, यानी जिसको अपन लंघन पाचन यानी शोधन शमन करवा के क्या कर रहे हैं, अपन जीत रहे हैं, तो वो वापिस भी प्रकोपित हो सकते हैं। यानी जो आहार विहार अपन सेवन कर रहे हैं उससे प्रकोपित हो सकते हैं। लेकिन ये तू संशोधन, यानी आपने शोधन करवा दिया, दोषों को बाहर निकाल दिया, तो शुद्ध न तेषाम पुनरुद्भव, वो पुनः उद्भव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो लंघन पाचन के द्वारा जीते गए शांत किए गए दोष कभी भी प्रकोपित हो सकते हैं, बट संशोधन वमन विवेचन आदि करवा कर जो दोष शोधन कर दिया तो वो वापिस प्रकोपित नहीं होते। तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए कि शोधन का महत्व क्या है, तो आपको ये लिख सको ताकि श्लोक। फिर आता है शोधन के पश्चात रसायन, यथाक्रम यथा रोग मतम उद्वम प्रयोजन है यसा रसायनी सिद्धानी वृश्यम योगाश्च कालवितम। संशोधन के बाद काल में ज्ञाता चिकित्सा को चाहिए कि क्रम और योग के अनुसार क्या करवाना है, सिद्ध रसायन और वृक्ष का योगों का सेवन करवाना है। अपने को रसायन का सेवन भी करवाना है और वृक्ष का सेवन भी करवाना है। प्रत्यादि का सेवन, पत्य क्या होते हैं, आप जब आपने शोधन करवा दिया तो शोधन के बाद क्या करते हो आप, संसर्जन कर्म करवाते हो। संसर्जन कर्म में क्या है, पथ्य आदि का सेवन तो करवाते हो। जो रोगी औषध के कारण क्षीण हो गया है, भ्रंगण कारक पथ्य देना चाहिए। यानी कि जो भ्रंगण करवा रहे हैं ना अपन, क्योंकि अपन शोधन करवा दिया, शोधन में क्या है, सारी धातुएं बाहर निकल गई। बाहर निकल गई इन द सेंस यानी कमजोरी आ गई बॉडी में। तो कमजोरी आ गई तो क्या करेंगे अपन, भ्रंगण आदि चीजों का सेवन करवाएंगे, जैसे चावल हो गया, चावल का पानी हो गया, गोधूम हो गया, मूंग हो गया, मांस हो गया, ये सारी चीज़ों को जो अग्निवर्धक हो उन चीज़ों का सेवन करवाना चाहिए। फिर क्या देखो, डायरेक्ट आते हैं आगंतुक रोग पे। आगंतुक रोग भूत विष वायु, है ना, अग्नि शत भंग, इनको राग आदि से जो उत्पन्न होते हैं वो कौन से आगंतुक रोग होते हैं। ठीक है। तो आगंतुक रोग किसे कहते हैं, आगंतुक रोग का क्या लक्षण है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2 नंबर में। तो आपको ध्यान रखना है, भूत विष वायु अग्नि, है ना, या चोट लग गई भंग हो गया, तो ये सारे लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं, अपन आगंतुक रोग के कारण बनते हैं। अब निज आगंतुक रोगों की चिकित्सा का यदि अपन बात करें तो प्रज्ञा अपराध का त्याग करो, इंद्रियों की शांति, स्मृति, देश काल, आत्मा का ज्ञान करवाना, सदव्रत का पालन करना, अथर्ववेद के अनुसार शांति, प्रतिकूल ग्रह की पूजा करना, भूत आदि का स्पर्श से बचने की वर्णित, है ना, आगंतुक का। देखो यहाँ पर क्या है, 2 रोग होते हैं, एक तो निज रोग और आगंतुक रोग। अब निज रोग में क्या होता है, पहले क्या होता है कि दोष प्रकोपित होते हैं फिर लक्षण मिलते हैं। लेकिन आगंतुक रोग में क्या होता है, पहले लक्षण देखने को मिल जाते हैं, फिर अपने दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं। इसलिए क्या है, निज रोग की तो चिकित्सा पता ही है आपको, आपको पता पड़ जाएगी। लेकिन आगंतुक रोग हो गया तो उनकी चिकित्सा क्या है, प्रज्ञा अपराध का त्याग कर दो, है ना, और इंद्रियों की शांति करो, स्मृति, देश काल, आत्मा का क्या करो, ज्ञान कर लो, और सद्व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये आगंतुक रोगों के कारण क्या क्या होते हैं वो बता दिए, और उसके बाद उसकी चिकित्सा क्या है। यानी आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना, ग्रहों की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको कोई ग्रह नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। फिर आती है, अपन आगे पढ़ते हैं डायरेक्ट दोषों के शोधन काल। तो देखो ध्यान रखना, प्रकोपिक काल जो है ना वही शोधन काल है। जैसे कब किस में प्रकोपित होता है, बसंत ऋतु में, तो वही तो शोधन काल है। वर्षा ऋतु में वात होता है तो वर्षा ऋतु ही तो वात का शोधन काल ये हो गया। और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है तो ये हो गया। एक बार श्लोक की फॉर्म में अपन देख लेते हैं। शीतो उद्भव दोष संचय, यानी शीतो उद्भव दोष संचय बसंते विशोध, यानी जो दोष का संचय हुआ था वो वसंत में प्रकोपित होता है, उसमें ही क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। ग्रीष्मम जब ग्रीष्म जम अभ्रक काले, ठीक है। और घनात्ये घनात्ये वार्षिकम आसु सम्यकम प्राप्यनोति रोगानुत ऋजुजातम जात। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इसमें मैंने वैसे ऊपर बता दिया, ऐसे ही याद रखना अपन, व से वर्षा और व से वात का प्रकोपित होता है, और इसी में वात का क्या करते हैं अपन, शोधन करवाते हैं वर्षा ऋतु में। बसंत में किसका, कप का शोधन करवाते हैं, और शरद में पित्त का। तो ये अलग नाम दे रखे, वैसे आपको याद तो यही रखना है, दोषों का शोधन काल पूछे तो आपको इसी टेबल फॉर्म में लिखना है। फिर देखो लास्ट में बोलता है नित्यम हित आहार विहारी सेवी, यानी जो नित्य क्या कर रहा है, हितकर आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो समीक्षाकारी विषय विशेष व शक्तम, है ना,
तो वो क्या है, हितकर आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो वो सोच समझकर विचार पूर्वक कार्य करने वाला, विषयों में आसक्त नहीं रहने वाला, और दाता सम सत्य परम क्षमावात आप्तो सेवी, है ना, आप्तोप सेवी च भवती रोगा, भवती अरोगा, यानी उसमें जो आसक्त नहीं है ना, उलझा हुआ नहीं है, सभी प्रकार के जीवों को दान वगैरह कर रहा है, सभी की अच्छी इज्जत कर रहा है, सत्य बोल रहा है, सहनशील है, आप तो पुरुष की सेवा, तो ऐसे व्यक्ति को कभी रोग नहीं हो सकता, अरोग होगा। तो ये रेफरेंस जरूर ध्यान रखना, नित्यम हित आहार विहार सेवी। कई बार ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट श्लोक दे देता है और पूछता है इसको समझाइए 10 नंबर में, तो आपको डायरेक्ट पूरे चैप्टर का धारणी अधारणी वेगों का वर्णन करना होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ मैं आपको शोधन काल। तो वर्षा ऋतु में क्या है कि देखो, वर्षा ऋतु बसंत ऋतु इसमें कब प्रकोपित होता है, लेकिन संचय किसमें होता है, शिशिर में, और प्रशमन किसमें होता है, ग्रीष्म में। लेकिन प्रकोपित काल कौन सा है, बसंत, तो इसमें क्या करेंगे, शोधन करेंगे। और वर्षा ऋतु में पित्त का प्रकोपित है, वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित है, सॉरी दोस्तों, वात प्रकोपित है। तो आपको क्या करना है कि वात प्रकोपित है तो यही शोधन काल हो गया, और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है तो यही क्या हो गया, शमन काल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना, यहाँ पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।